हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे आरआरबी साइंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कौन से होंगे? तो इसमें क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो 2026 में जो एग्जामिनेशन हुआ है ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का जो पीवाई क्यू हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस पीवाई क्यू होंगे। यहाँ पे टोटल हम 2525 जो सवाल हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन काफी डिटेल होगा। और हम प्रयास करेंगे कि एक जो वीडियो होगा उसमें 30 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलें। और डिस्कशन काफी डिटेल से करेंगे, तो कई सारे पार्टों में ये वीडियो आएगा। और ये वीडियो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? तो जो भी जनरल कंपटीशन की वन डे एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। इस सीरीज का पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां जाके आप इसको चेक करोगे। डेली का जो लेक्चर होगा उसका पीपीटी मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप रिवीजन जो है वो कर पाओ। ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगेगा वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। हम यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं ज्यादा समय लिए बिना। तो पहला हमारा सवाल है वो बायोलॉजी से है। सवाल कह रहा है कि जो संयोजी उत्तक होते हैं, कनेक्टिंग जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनमें एक दूसरे के सापेक्ष जो संबंधित स्थिति है वो क्या है? ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि ह्यूमन का जो सेल होता है, ह्यूमन का सेल का कई सारा टाइप होता है। बेसिकली मैं बात करूं तो ह्यूमन का जो सेल होता है वो चार टाइप से आते हैं। ह्यूमन का जो सेल, जो सेल बोल रहा हूँ, जो टिश्यू होता है, जो कोशिकाएं होती हैं ह्यूमन की, वो चार टाइप से होती हैं। ठीक है। तो जंतुओं में जो टिश्यूज होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है उसको एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, जिसको उपकला बोलते हैं। हिंदी मतलब उतना कोई याद नहीं रखता है। दूसरा जो टिश्यू होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक कहा जाता है। और तीसरा जो टाइप का टिश्यू होता है उसको कहा जाता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू जो है वो कहा जाता है। और आखिरी जो टिश्यू होता है उसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। नर्वस टिश्यू कहा जाता है। नर्वस मतलब तंत्रिका उत्तक जो है वो कहा जाता है। तो ये उत्तक जो है वो हमारे जंतु जो होते हैं उनमें चार प्रकार के यही उत्तक होते हैं। ठीक है। तो इनमें से जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू हमसे पूछा जा रहा है कि उनमें जो स्थिति होती है सेल्स की। आपको पता है कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो टिश्यू आपको पता चलेगा कि कई सारे सेल्स होंगे, कई सारे सेल्स होंगे, और उन सेल्स को जब एक जगह हम मिला देंगे तब जाके कोई टिश्यू जो है वो बन जाएगा। तो मान लिया कि ये जो है वो टिश्यू है। ये जो एक टिश्यू है, लेकिन इस टिश्यू के जब आप अंदर झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो छोटे छोटे गोले जो मैंने रखा है वो जो है वो सेल्स हैं। वो जो है वो सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की स्थिति कैसी होती है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो टाइटली पैक्ड होते हैं? क्या वो एक दूसरे पर होते हैं? क्या वो एक दूसरे से दूर होते हैं? क्या वो एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण सबसे पहले आप समझ लो कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन। कनेक्टिंग जो टिश्यू होता है वहां पे बोन आएगा। बोन के साथ ही कार्टिलेज आएगा। आप अपने कान को देखो, आप अपने नाक को देखो, तो वो जो है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि बोलते हैं और बोन को अस्थि बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी रक्त होती है, रुधिर जो हमारा होता है, हमारा जो ब्लड होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही आता है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? शरीर के जो भी अंग होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको जोड़ कर रखना, उनको सहारा देना और उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना।
यही इसका काम होता है। तो जो संयोजी उत्तक होते हैं, इनमें इनमें जो संयोजी उत्तक जो होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सेल्स इनमें बहुत कम होती हैं और वो जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहती हैं। तो वो एक दूसरे से कैसी होती हैं, वो एक दूसरे से वाइडली स्पेस्ड होती हैं। और इन कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होता है वहां पे एक जो है वो वहां पे एक लिक्विड भरा होता है। उसको मैं इस कलर से जो डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ जो अंदर अंदर है ना, ऐसे अंदर अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ रहेगा। जो भी खाली स्थान नजर आ रहा है, इन सबके बीच ये लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड का मैं नाम कहूं तो इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इस जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? तो इस लिक्विड को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, इनको इंटर सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछा जाता है। या फिर आप मैट्रिक्स भी सामान्य भाषा में कह सकते हो। ये जो मैट्रिक्स होता है वो जेली जैसा होता है। आपने जैम देखा होगा ना, तो वो जैम जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है। जैसे आप ब्लड को देख लो, उस तरह से होता है। आप जो है वो, यह जो मैट्रिक्स होता है वो जो ये जो है वो मैट्रिक्स है वो कठोर हो जाता है। कहाँ पे कठोर हो जाता है? तो यही मैट्रिक्स हड्डियों में जो है वो कठोर हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स जो होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ये जो इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है वो क्या है? तो हर जगह ये डिफरेंट हो रहा है। यदि हम इस मैट्रिक्स को ब्लड में बात करें, तो ये मैट्रिक्स ब्लड में कैसा होता है? तो ब्लड ब्लड में ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल फॉर्म में होगा। वहीं इसकी हम बोन में बात करेंगे कि बोन में ये जो है वो कैसा होगा, तो बोन में ये सॉलिड हो सकता है। बोन में ये सॉलिड हो सकता है। बातों पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी कुछ और ऑप्शंस जो बचे हुए हैं, तो आपको पूछा जा रहा है कि टाइटली पैक्ड जो है वो कौन सा टिश्यू होता है। तो बहुत आसान सा ये सवाल है। आप जब लूसेंट की किताब पढ़ोगे ना, तो वहां पे ह्यूमन टिश्यू जब पढ़ोगे, जंतु टिश्यू ह्यूमन बोल रहा हूँ, तो वहां पे एकदम पहली दूसरी लाइन में ही ये मिल जाएगा आपको कि जो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, वो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं, उपकला जो टिश्यू होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये हमारा एपिथेलियम हो जाएगा। ये एपिथेलियम हो जाएगा, ठीक है। जहां कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के आपस में कसकर जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, हमारा स्किन। स्किन जो है वो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर होता है, एक के ऊपर एक होता है। तो बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि वन एबव द अदर, ये कहाँ होता है? तो ये जो होता है वो ये होता है एपिथेलियम में ही होता है। लेकिन एपिथेलियम का अलग टाइप होता है। एपिथेलियम भी चार टाइप से बचते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो एपिथेलियम में चार टाइप जो होता है, तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू आता है। जो है वो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे आया, इसके ऊपर ऐसे आया, इसे इसके ऊपर ऐसे आया, तो ये जाता है ना, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसको कहा जाता है। क्या हिंदी में बोलेंगे? अस, स्तरीकृत उपकला। स्तरीकृत उपकला, तो अंग्रेजी याद रखो, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें पूछा जाएगा कि एपिथेलियम जो है वो कैसा होता है। तो एपिथेलियम जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, कोई भी मैट्रिक्स इसमें नहीं होता है। दूसरा पूछेगा कि कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स कैसा होता है, तो एक दूसरे से बहुत दूर होता है और उसमें बहुत ज्यादा मैट्रिक्स जो है वो होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उनको कहा जाता है। एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो ब्लड होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है। ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होता है, बोन में सॉलिड मैट्रिक्स होता है, और कार्टिलेज की तो अलग बात ही है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन सा बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा कि ये जो है वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल पूछ रहा है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी जो है वो सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित कर सकती है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझो कि बोल रहा है हमसे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ रही है। तो पहला तो ऑक्सीजन जो है वो कमी हो रही है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगा तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस शब्द को बोला जाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया।
हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं, जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन होगा या फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। रिस्पायरेशन दो टाइप के होते हैं ना, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी होने से सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु शोषण, वायु शोषण कहने का मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। और उस एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सा चरण जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा, कौन सा फेज जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा, ये बात की जा रही है। तो जो वायवीय श्वसन होता है, तो सबसे पहले तो बात आती है एरोबिक और एन एरोबिक की। तो हम एन एरोबिक की बात ही नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की। तो एरोबिक जो रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये तीन फेजों में होता है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो तीन इसके प्रमुख चरण जो है वो होते हैं। पहला जो इसका फेज होता है वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पहला फेज होता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। दूसरा फेज जो इसका आता है वो क्रेब्स चक्र का आता है, क्रेब्स चक्र का आता है। और तीसरा जो इसका फेज आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इसको ईसीटी बोलते हैं, ईटीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको कहा जाता है। हमने जब क्लास में बताया था तो आपको याद होगा, यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से एक एक जो फैक्ट्स हैं उनको बताया है, एक एक कंसेप्ट को मैंने समझाया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल क्या आता है, ऑक्सीजन का रोल आता है, ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है वो केवल और केवल श्वसन के बिल्कुल जो अंतिम चरण होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन जो होता है, वहां अंतिम चरण में ईटीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वहां पे उसका यूज जो है वो आता है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में जो है वो काम करती है। तो ऑक्सीजन का केवल और केवल इसी फेज में जो है वो यूज आता है। इस फेज में कहां पे यूज आता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में आता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ये आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में ये जो है वो काम करता है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ग्रहित करती है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को ग्रहण करती है तो वो H2O में बदल जाती है, H2O बना लेगा। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन O2 है और इसके साथ साथ प्रोटॉन है, वो हाइड्रोजन का प्लस आयन करेंगे तो ये प्रोटॉन होगा। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं, H2O जो है वो बना देते हैं। तो यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही रुक जाएगा क्योंकि वाटर नहीं बनेगा। और पूरी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है वो तुरंत बंद हो जाएगी, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन ही एरोबिक रिस्पायरेशन है वहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बहुत इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह जो है वो अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्लेस, सबसे पहले स्थान की बात करें तो यह साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य उसको कहा जाता है, साइटोप्लाज्म है वहां पे होता है। और ये जो है वो एक अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यहाँ पे अवायवीय ये प्रक्रिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें ये होता है। और इसे सीधे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसे ऑक्सीजन जो है वो ईटीसी के रुकने से यह अप्रत्यक्ष रूप से
बाद में रुकता है, तो ये डायरेक्टली जो है वो जरूरी नहीं होता इसको ऑक्सीजन। मेन जो जरूरी होता है वो ईसीटी में चाहिए होता है। वहीं जो ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात हो गई, तो ये जो प्रोसेस आता है वो अवायवीय श्वसन में आता है। ऑक्सीजन जब ना दिया जाए ना, तब ग्लूकोज जो टूटता है वो लैक्टिक एसिड और जो एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, उसमें वो टूट जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी से इसे जो है वो और बढ़ावा देगी और वो रोकेगी नहीं। तो इस कारण से हमारा आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो पादप होते हैं, पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में जो भी लाइफ प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो जरूरी होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि पर्यावरण जो है वो अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है। कौन सा चीजें जो है वो जरूर कथन सही है बोल रहा है। ऊर्जा के पर्यावरणीय जो स्रोत होते हैं वो एक समान होते हैं। पर्यावरण जो है वो कुछ ही पादपों पर आधारित होता है। पर्यावरण जो है वो पादपों पर आधारित नहीं होता है। ये सवाल जो है वो कहा जा रहा है। तो पर्यावरण जो है वो, तो हमारा क्वेश्चन समझिए कि पौधे और पर्यावरण के बीच के संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। पादप में जैविक प्रक्रियाओं के लिए बोल बोल रहा है। जैविक प्रक्रियाओं मतलब कि जो भी पौधे में जो जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। तो ये सीधी सी बात बोल रही है कि पौधे और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उसके संदर्भ में कथन बोल रहा है। तो पर्यावरण जो है वो पादपों पर आधारित नहीं होता है। इन्वायरमेंट जो है इसके दो घटक होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो आप, इन्वायरमेंट जो होता है, पर्यावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है इसके दो घटक होते हैं। एक जो घटक होता है, एक जो कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जैविक कंपोनेंट। तो जो भी जीवित चीजें होती हैं वो इस कंपोनेंट में आती है, जैविक कंपोनेंट। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो अजैविक होता है, अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजैविक होता है। जैविक कंपोनेंट जो है वो होता है। तो ये इसमें सारी निर्जीव चीजें आएंगी अबायोटिक में। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा। और वहीं बायोटिक में जितने भी जो है ना, वो सारे के सारे सजीव आएंगे, लिविंग आएंगे। और यहाँ पे जो है वो नॉन लिविंग आएंगे। ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, नॉन लिविंग यहाँ पे आएंगे। तो पौधे जो है वो स्वयं पर्यावरण के जैविक घटक हैं। पौधे जो है वो क्या है कि स्वयं पर्यावरण के ही तो जैविक घटक होते हैं ना, इनमें लिविंग ही तो आते हैं ना। तो पौधे अपने अस्तित्व और जीवन प्रक्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसके लिए अजैविक पर्यावरण जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जैसे कि CO2, जैसे कि पानी, इन सब पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है। लेकिन अजैविक पर्यावरण जैसे कि सूर्य हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, भौतिक नियम हो गया, इन सब का अस्तित्व जो है वो पौधे पर निर्भर नहीं होता। पौधे भले ही सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन सब पे निर्भर है, लेकिन पानी पौधे पे निर्भर नहीं है, पहाड़ पौधे पे निर्भर नहीं है। डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो ज्योग्राफी से आप जोड़ सकते हो इन सब चीजों को। तो वह पौधे के बिना भी बना रह सकता है। पहाड़, पौधे रहे या ना रहे, पहाड़ रहेंगे ही। तो जैसे बिहार में बोला जाता है ना कि बिहार में खास करके गया के लिए कहा जाता है कि गया में नदी जो है वो बिना पानी के है, पहाड़ जो है वो बिना पेड़ के है, और आदमी जो है वो बिना बुद्धि का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यह कथन जो है वो सत्य हो जाता है कि मूल भौतिक पर्यावरण जो है वो पादपों पर आधारित नहीं हो सकता है। पर्यावरण जो होता है वो पादपों पर आधारित नहीं है, पादप भले ही पर्यावरण पर आधारित हो जाए। ये आपको ध्यान रखना होगा। पहला देखो स्टेटमेंट बोल रहा है कि पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है। तो जैविक जीवन जो होता है वो पशु, मनुष्य, जो जीवन जैविक जीवन आ गया वो पौधे पर निर्भर है। लेकिन समग्र पर्यावरण विशेष करके अजैविक भी तो उसमें आएगा ना, तो वो पौधे पे थोड़ी निर्भर है। तो इस कारण से और जो ऑप्शन है ना वो गलत होते दिखेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है। आपको मैंने क्लास में बता रखा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स।
वॉलेंट्री मतलब आप हाथ को यहाँ लेके जा रहे हो, आप पैर को चला रहे हो, आपका मन कर रहा है कि सिर को हिलाते हैं तो हिला देते हो, तो वो आप जितने भी गतिविधियां कर रहे हो वो सारा अपने हिसाब से कर रहे हो, मतलब वॉलेंट्री वो सारी चीजें हैं। हाथ पैर हिलाना, चलना, लिखना, ये सब कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? तो ये सारी जो कंट्रोल करेगी वो सेंस तो नहीं करेगी ना। सेंस तो आप जैसे ही टच करोगे आग को तो वो सेंसियरी हो गई, लेकिन ये सब जो फील करवाता है, ये सब जो करवाता है वो मोटर एरिया करवाता है। ये सब जो है करवाता है वो मोटर एरिया जो है वो करवाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम कहलाता है। लगभग 2/3 पार्ट जो है वो सेरिब्रम होता है। इसका बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स को कार्य के आधार पर 3 बांटों में बांट दिया जाता है। संवेदी मतलब सेंसरी, जो सेंस करेगा। मोटर, मोटर मतलब जो आपको ऑर्डर देके दूसरी जगह भेज देगा। और एसोसिएशन मतलब एक दूसरे से के साथ ये मिलकर जो है वो काम करेगा। तो मोटर एरिया जो होता है वो मस्तिष्क की जो फ्रंटल लोब होता है उसमें स्थित होता है। इसका काम जो है वो हमारे शरीर की सभी जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनको सिग्नल भेजना है, और हम अपनी इच्छा अनुसार इनका मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल जो है वो सेरिब्रम कर रहा है। सेरिब्रम जो होता है, प्रमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं, सेरेब्रम जो होता है, इसको हम कार्य के आधार पर, इसका वर्क है उसके आधार पर 3 पार्टों में हम डिवाइड कर रहे हैं। हमने क्लास में बहुत डिटेल से इन सबको बता रखा है। पहला जो आता है वो आता है इसका संवेदी, जो संवेदनाएं आप महसूस करते हो, जो सेंस करते हो। तो सेंसरी जो भी चीजें होंगी वो बॉडी के ऑर्गन से हम कहाँ लेके जाएंगे? बॉडी के ऑर्गन जो होगा, ऑर्गन से हम सीएनएस के पास लेके जाएंगे, मतलब ब्रेन, सीधा लिख लो ना। ब्रेन के पास लेके जाएंगे, ऑर्गन से ब्रेन के पास। वहीं जो मोटर होता है, वहीं जो मोटर एरिया होता है, वो मोटर एरिया क्या करता है? मोटर एरिया जो होता है वो ऑर्डर को भेजता है। मतलब ये ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन तक भेजेगा, बॉडी ऑर्गन तक भेजेगा। और वहीं तीसरा जो है वो एसोसिएशन वाला आता है, जो कि दोनों को मिलकर जो है वो साथ में काम करेगा। तो ये सारा जो होता है वो फ्रंटल लोब में ही होता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो फ्रंटल लोब होता है वहां पे ये मोटर ब्रेन जो है वो होता है। तो किस एरिया में होता है? तो मोटर ब्रेन जो होता है वो फ्रंटल लोब में होता है। फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। आपको पता होगा, मैंने क्लास में बताया था कि ब्रेन जो है वो 4 लोबों में बटा हुआ होता है। तो उनमें जो फ्रंटल लोब है जो सामने वाला आता है, ये सारा जो है वो वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल जो है वो करता है। ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया की बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पहला नंबर का ऑप्शन है। एसोसिएशन एरिया क्या करता है? तो यह जो क्षेत्र होता है वो मोटर और संवेदी के कार्यों के बीच समन्वय बैठाता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और जटिल कार्यों जैसे कि सोचना हो गया, याद करना हो गया, तर्क देना हो गया, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो सारा का सारा इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो करता है। इनवॉलेंटरी एक्शन करता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, उल्टी आना, ये सब जो है वो करता है। और सेंसरी क्या करता है? वो जो है वो फील करता है, जैसे सर दर्द फील हो रहा है आपको, तापमान फील हो रहा है आपको, टेम्परेचर फील कर रहे हो, आप टच किसी का फील कर रहे हो, वो सारा का सारा सेंसरी करता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के स्वीकृत मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकल्पित गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना है? तो सीधी सी बात, या तो आप इसको याद रख सकते हो या तो आप इसको बना भी सकते हो। ठीक है, बना भी सकते हो। तो आप जो है वो क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो चलो दो ऑब्जेक्ट जब है ही तो ऐसे ही लेके चलते हैं। ये मान लिया कि अर्थ है, ये अर्थ है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं मान रहा हूं चंद्रमा है। ठीक है, ये चंद्रमा है। तो ये मून है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो ये m1 है, ये m2 है, और ये डिस्टेंस है जो r है। तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फोर्स बराबर दिया गया है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके साथ ही साथ m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। ये न्यूटन का फॉर्मूला है।
लेकिन ये केवल और केवल दो ही बॉडी के लिए काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन बॉडी के लिए काम नहीं करता है, इसीलिए जब इसके साथ सन को लेके आ जाओगे ना, तो तीन बॉडी के लिए काम नहीं करेगा। ये सब ऊपर की चीजें हैं, तो उतना हम समझेंगे नहीं। यहाँ पे जी का वैल्यू आप डालोगे तो जी का वैल्यू आपका क्या है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पता है आपको। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको याद रखना पड़, जैसे हर चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। तो जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 to the power -11। ये भी याद रखना होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी का वैल्यू। वहीं पृथ्वी का जो द्रव्यमान जो कि m1 होगा, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m1 होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 इंटू 10 to the power 24 kg। तो m1 का हम इसका द्रव्यमान क्या रखेंगे, इसका द्रव्यमान रखेंगे 6 गुना 10 to the power 24 kg। वहीं हम मून का द्रव्यमान कितना रखेंगे, तो मून का जो द्रव्यमान हम रखेंगे वो 7 गुना, या फिर 7.3 रख लो, ये 7 ही रखते हैं, 7 गुना 10 to the power 22 kg, ये रख लोगे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो आर हम कितना रखेंगे, तो 3,84,000 किलोमीटर है, ये आपको पता होगा। तो इसको 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर रख लोगे। तो सारे वैल्यूज को जब आप पुट करोगे, तो आपका जो एफ का वैल्यू आएगा वो लगभग 2.02 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन जो है वो आने वाला है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा को बांधे रखता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसको बांधे रखता है। बाकी आपको पता है ना कि जो आइंस्टाइन का रूल है ना, उसके हिसाब से पृथ्वी पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशन इज नॉट अ फोर्स। आगे हम इस बारे में कभी पढ़ लेंगे, सवाल आएगा तो। बाकी सवालें ऐसी आती नहीं है, अभी तक तो नहीं आई है। तो हमारा आंसर अभी यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, 2.02, 2.02 होगा। तो ये आपको ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि कोई चुंबक जो है वो एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल जो है वो लगा सकता है। एक चुंबक है, वो एक चालक है, एक चुंबक है, कोई चुंबक है, मान लिया कि ये चुंबक है। अब इस चुंबक जो है वो एक धारावाही चालक, एक ऐसा चालक, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें जो है वो करंट कैरी कर रहा है। तो करंट कैरी करने के बाद जो है वो बराबर और विपरीत बल लगाता है। मतलब एक तो एक चालक है जो एक मैग्नेट है, कोई चुंबक है, वो एक धारावाही चालक पर जो ऐसे चल रही है, तार है, तार में करंट जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इस पे बोल रहा था ना कि इस पे जो फोर्स बराबर लगाएगा और विपरीत जो है वो फोर्स लगाएगा, बराबर और विपरीत फोर्स लगाएगा। तो ये कहना था एम्पियर का। एम्पियर जो वैज्ञानिक थे उनका ये कहना था। 1820 में एच.सी. ऑर्चर्ड जो था उसने खोजा कि विद्युत धारा ले जाने वाला जो तार होता है ना, वो अपने चारों ओर विद्युत चुंबक क्षेत्र बनाता है, और पास रखे जो कंपास होता है उसको विभेजित भी करता है। जैसे आप ये ऐसे तार है, तो ये तार ना अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाएगा, ऐसे जाएगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये बनाता चला जाएगा। तो ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो सबसे पहले बताया था एच.सी. ओस्टर्ड। ठीक है, ओस्टर्ड, एच.सी. ओस्टर्ड जो था उसने इस बारे में सबसे पहले बताया था कि विद्युत धारा जो तार ले जाती है, तो वो वहां अपना जो है वो चुंबकीय क्षेत्र छोड़ता है। तो एम्पियर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो एम्पियर था उसने न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम था, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, उसका उपयोग करते हुए यह तर्क दिया था कि यदि एक धारावाही चालक जो है वो चुंबक पर बल लगाता है, तो चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान परिणाम और विपरीत दिशा में जो है वो बल लगाना चाहिए। तो ये एम्पियर ने ही कहा था, और इसी सिद्धांत का उपयोग करके बाद में जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण भी संभव हो पाया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनके बाद आपको आंसर है। तो पहला कथन दिया गया है कि अम्ल जो है वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल जो है वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये कथन जो है वो गलत है। गलत क्यों है?
क्योंकि केवल वे धातुएं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, वही जो है वो तनु एसिड के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। हाइड्रोजन से नीचे जो आता है, जैसे कॉपर हो गया, सोना हो गया, जो है वो जो चांदी हो गया, हाँ चांदी हो गया, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से ये तो गलत हो जाएंगे। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी, तो उसमें हाइड्रोजन से नीचे आने वाले रिएक्शन नहीं करते, हाइड्रोजन से ऊपर जो आते हैं ना, ऐसे जो रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी तो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे और हाइड्रोजन से नीचे आएंगे। एनसीईआरटी की 9वीं क्लास का किताब पढ़िएगा तो वहां 9वीं नहीं 10वीं क्लास का समझिए, समझ लीजिएगा। नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अणु अम्लों से जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। ये सीधा स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तनु जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, डिस्प्लेस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाला जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन बोला जा रहा है कि अम्ल जो है वो सभी धातुओं के साथ ऐसा कर सकता है, तो ये गलत है ना भाई, सभी के साथ कैसे कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सोना जो है और प्लेटिनम जो है, ये भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं। तो सोना और प्लेटिनियम भी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो ऐसा संभव है? नहीं जी, डिस्प्लेस कैसे कर पाएगा। सोना हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सारे नोबल मेटल है और ये जो है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं। तो ये सामान्यतः क्या होगा, अम्लों के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन्हें केवल केवल जो है वो एक्वा रेजिया के साथ ही घोला जाएगा, जहां आपको H2 गैस तो दिखेगा ही नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा यहां से आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों जो है वो गलत है। आपको मैंने समझा दिया कि क्यों गलत है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग्म में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है। न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा रहा है कि किसमें जो है वो समान है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो आपको क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। तो ए माइनस जेड जो ए का वैल्यू होता है वो क्या है, तो ए जो है वो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, और जेड जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। कोई एक एलिमेंट है तो ऐसे आप लिखते हो, एक्स कोई एलिमेंट है तो जेड जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और ए जो है वो उसका एटॉमिक मास होता है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो ऑप्शन को हम चेक करते चलेंगे। पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, तो वो आप ऑप्शन में देख लो, बोरोन को देखो, बोरोन को देखो, बोरोन क्या है, तो बोरोन है, इसका जो सामान्य परमाणु क्रमांक जो होता है वो बोरान का, बोरॉन सबसे पहले बात करते हैं। बोरोन है तो ये जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और इसका वेट जो होता है वो 11 होता है। तो 5 और 11 होता है, तो 11 में से जैसे ही आप 5 को घटाओगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो समान बोल रहा है कि समान होना चाहिए, तो बी तो हमने देख लिया। अब बी की बात आती है, अब जो है वो बीई की बात आती है, तो बी छोड़ो, कार्बन की समझते हैं, ये तो समझ लिया। उसके बाद कार्बन की समझते हैं, कार्बन है, कार्बन 6 होता है, ऊपर 12 होता है, 12 में से 6 निकालोगे तो 6 बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोनों के नाभिक में 6 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब कि ये है आइसोटोन्स हो जाएंगे। ये जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स पता है आपको क्या होता है, आइसोटोन्स उसी तरह से होता है। आइसोटोप्स आप जानते होंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है ना वो सामान्य होता है, एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो किसी तरल में, कौन सी राशि जो है वो किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट buoyancy फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। कौन सा जो है वो अफेक्ट नहीं होता, ये पूछा रहा है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो इससे अफेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वी डेंसिटी इंटू रो इंटू जी, इंटू जी। यहाँ पे वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। आप यहाँ पे कुछ ऐसे है आपका, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फ्लूइड होगा,
ऐसे होगा फ्लूइड। ठीक है। अब आप इसमें एक बॉल डाल देते हो, आप इसमें एक बॉल डाल देते हो तो बॉल गया, बॉल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही बॉल आया तो इस बॉल के आने के कारण कुछ ना कुछ वाटर तो बाहर निकला होगा ना, कुछ ना कुछ वाटर तो बाहर निकला होगा। मान लिया कि वाटर ये बाहर निकल गया, ऐसे करके बाहर वो निकल गया, और वैल्यू जो है वो इतना ही अब बच गया। डूबने के बाद इतना वाटर जो है वो निकल गया, ये वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो ये जो है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यही जो है वो वी हो गया। वी इसी को बता रहा है। क्यू जो रो जो दिखा रहा है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को दिखा रहा है, तो फ्लूइड का डेंसिटी क्या है। उसके साथ ही जो जी दिखा रहा है वो सीधा सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसको दिखा रहा है। तो सूत्र से आपको क्या पता चल रहा है कि ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वो तरल की प्रकृति और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। डूबने वाली वस्तु का क्या डेंसिटी है, इस लोहे का क्या डेंसिटी है, इससे हमको नहीं मतलब है कि इस बॉल का क्या घनत्व है। इस बॉल के घनत्व से हमको मतलब ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट से इसका मतलब नहीं होता। वस्तु का घनत्व केवल यह तय करता है कि वस्तु अंततः डूबेगी, तैरेगी, या फिर पूरी तरीके से डूब जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह जो है वो निम्नलिखित में से खाली स्थान से जल को हटा देता है। ठीक है, किसको बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 क्या कर रहा है, तो H2SO4 सांद्र जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एक डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में काम करता है, निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, जो जल को हटाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल को हटाने वाला ये काम कर रहा है। तो इसमें पानी के प्रति जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। H2SO4 में जो होती है, इसकी एफिनिटी जो होती है वो पानी के प्रति, एफिनिटी मतलब बंधुता, एफिनिटी मतलब बंधुता जो होती है वो इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो दो एक जैसा होता है। तो जब H2SO4 को ग्लूकोज या फिर चीनी पर डालते हैं, H2SO4 जो होता है उसको ग्लूकोज या फिर चीनी पर डालते हैं, तो यह यौगिक यौगिक से मौजूद सारे जो हाइड्रोजन होते हैं, सारे जो ऑक्सीजन्स होते हैं, उनको H2O के साथ जो है वो H2O के रूप में जो है वो खींच लेती है। तो ऐसे आप इक्वेशन लिख सकते हो, हमने ग्लूकोज को C6H12O6, हमने ग्लूकोज पे किससे रिएक्शन करवाया, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसके रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, तो हमें 6 कार्बन मिल रहा है, 6 कार्बन मिल रहा है, और वो भी कार्बन जो है वो ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ हमें जो है वो H2O मिल रहा है, जल वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स भी हमको मिल रहे हैं। तो पीछे केवल काला कार्बन जिसको हम चारकोल बोल रहे हैं, चारकोल जो है वो बच जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है वो चैरिंग भी, इस प्रोसेस को, पूरी जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को चैरिंग कहा जाता है। चैरिंग जो है वो इस प्रोसेस को पूरा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। NaOH जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बात कर रहे हैं, ये अम्ल क्षार उदासीनीकरण होगा। अमोनिया गैस जो है वो क्षार है, और प्रोपेन जो है वो एक एल्कीन है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए जो है वो पानी नहीं निकाल सकता। तो पानी केवल और केवल ग्लूकोज निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11वां नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थित खड़ा होता है, तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम एक्शन बोल रहे हैं, और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया जो नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं, ये दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल का युग्म है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है। देखो,
ये एक व्यक्ति है, मान लिया कि ये एक व्यक्ति है, ये जो है वो क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो व्यक्ति किस पे फोर्स लगा रहा है, व्यक्ति जो है हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो जमीन पर खड़ा है और पृथ्वी उसे अपनी ओर जो है वो खींच रही है। तो व्यक्ति को कौन खींच रहा है, व्यक्ति को कौन पुल कर रहा है, तो व्यक्ति को पृथ्वी पुल कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि जमीन उसे जो है वो ऊपर की ओर धकेल रहा है, जमीन जो है वो उससे ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो दोनों कंडीशन में फोर्स किस पे लग रहा है, बल जो है वो किस पे लग रहा है, तो बल हमेशा जो है वो उसी मैन पे लग रहा है, उसी व्यक्ति पे लग रहा है, ठीक है, फोर्स उसी व्यक्ति पे लग रहा है। नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है वो है कौन सा फोर्स, तो वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आया। अब फोर्स लग रहा है वो मैन पे ही लग रहा है, और न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का लॉ बोलता है कि यदि आप यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये वाला जो है ना, ये यदि ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो यदि ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, तो बी ऑब्जेक्ट जो होता है, बी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ए पे फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फोर्स जो लगना चाहिए, फोर्स जो लगना चाहिए वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। ये न्यूटन के गति का एकदम इंपॉर्टेंट रूल है, जो लोग याद नहीं रखते हैं और गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ए हो गया और सब्जेक्ट बी हो गया, इन दोनों पर फोर्स जो है वो लगेगा। ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा और बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फोर्स केवल और केवल सिंगल लग रहा है, मैन पे ही फोर्स लग रहा है। तो क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो नहीं। आपका आंसर होगा कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों बल जो है वो समान वस्तु पर काम करता है, इस कारण से ये नहीं है फोर्स। ये किस तरह का फोर्स का काम कर रहा है, तो ये केवल और केवल नॉर्मल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो कि कैंसिल आउट कर देता है, ताकि उसके जो उसकी जो स्थिति है वो सामान्य रह सके, उसमें जो गति है वो ना हो सके। बस इसका इतना ही काम होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, तभी वो क्रिया की क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट है उस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे जो दो फोर्स लग रहा है, जैसे पृथ्वी लगा रहा है व्यक्ति पे लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो व्यक्ति पे लग रहा है, तो चूंकि एक ही व्यक्ति पे दोनों फोर्स लग रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आएगा, केवल और केवल संतुलन का काम करेगा, जिससे नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। देखो मैं दो कंडीशन आपको बताता हूं जहां पे फोर्स जो है वो काम करेगा, जहां पे जो है वो प्रतिक्रिया बल काम करेगा। तो पहला देखो है कि पृथ्वी जो है वो व्यक्ति को नीचे खींचता है, अर्थ जो है मैन को क्या कर रहा है, खींच रहा है नीचे, पुल कर रहा है नीचे। तो ये क्या हो गया, ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि व्यक्ति जो है वो पृथ्वी को अपने द्रव्यमान से ऊपर खींच रहा है। ये किसको पुल कर रहा है, मैन जो है वो अर्थ मैन को पुल कर रहा है, और मैन जो है वो अर्थ को पुल कर रहा है। तो मैन जब अर्थ को पुल करेगा तो ये जो है वो रिएक्शन उसका होगा, और अर्थ जो मैन को पुल करेगा तो वो उसका एक्शन होगा। तो ये देखो क्रिया के प्रतिक्रिया वाला फोर्स हो गया। दूसरा, व्यक्ति अपने पैरों से जमीन को नीचे दबाता है तो ये एक्शन हो गया। व्यक्ति जब जो है वो जमीन जो है वो व्यक्ति को ऊपर धकेलता है तो ये जो है वो रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। न्यूटन के लॉ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स पे लगे, ठीक है। सवाल हमसे बोल रहा है कि जो बिजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, विजांड का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो कि शुक्राणु केंद्रक युक्त, जो पराग नलिका होती है, ठीक है, पराग नलिका जो होती है, पोलन ट्यूब जो होती है, तो बीजांड का कौन सा ऐसा भाग है जो पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब कहने का मतलब कंटेनिंग स्पर्म न्यूक्लिया, जहां पे स्पर्म रहता है उसको मादा युग्मक की
ओर निर्देशित करने में सहायता करता है। ये जो है वो जो ओव्यूल का कौन सा जो पार्ट है वो हेल्प करता है डायरेक्ट करने में पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स फीमेल गैमेट। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जो फूल होते हैं, फूल वाले जो भी पौधे होते हैं उनको आप बोलते हो एंजियोस्पर्म्स। फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हो। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है, पोलन ट्यूब होती है, उसको जो है वो मादा युग्मक जो एग सेल है उसको सही तरीके से सही रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वहां पे जो है वो काम हो पाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी होना होना चाहिए, स्पर्मा नहीं, यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यदि फूलों की बात हो रही है तो अलग कंडीशंस बनेंगे। तो वो होगा, वो कैसे होगा, जो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो वो कौन सा जो है वो इसमें हेल्प करेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है वो सहायक कोशिकाएं जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, सेंग्रिड्स जो है वो हेल्प करती हैं, सेनेरगिड्स जो है वो हेल्प करती हैं। तो एंजियोस्पर्म के जो भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रॉय सैक होता है, उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होता है। एंजियो देखो, एंजियोस्पर्म्स ही तो होते हैं जहां पे फूल जो है वो बनता है। एंजियो स्पर्म्स जो होते हैं यही तो फूल देते हैं ना, फूल देने वाले पौधे तो यही होते हैं, और इसी से जो है वो फल बनेगा। तो एंजियोस्पर्म का जो क्या, एंजियोस्पर्म का जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश जो होता है जिसको इम्ब्रॉय सैक बोलते हैं, इम्ब्रॉय सैक इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्स होते हैं, इसमें 7 सेल्स होते हैं। 7 सेल्स के साथ ही साथ इसमें 8 जो है वो केंद्रक होते हैं, 8 जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, 8 केंद्रक इसमें होते हैं। अब यहाँ पे बीजांड द्वार जो होता है, माइक्रो प्लेयर इंड जो होता है, उसकी ओर एक अंडा जो है, एक एग सेल जो है, और 2 सहायक कोशिकाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो बीजांड द्वार होता है, इसका जो बीजांड द्वार होता है जिसको बोला जाता है माइक्रो प्लेयर, माइक्रो प्लेयर इंड कहा जाता है इसको, माइक्रो प्लायर एंड इसको कहा जाता है। इसकी ओर जो क्या होता है, इस बीजांड द्वार की ओर जो है वो एक एग जो होता है, एक एग सेल, एक एग सेल होता है, और इस एक एग सेल के साथ ही साथ 2 सहायक कोशिकाएं होती है, 2 सेनेरगिड्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, सहायक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें उंगली जैसी रचना संरचनाएं होती हैं जिसको फिलीफॉर्म अपार्टस कहा जाता है, फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, सेनेग्रेट्स होती हैं, इनमें उंगली जैसी संरचना होती है, और उस संरचना को जो क्या बोला जाता है, उस संरचना को फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपार्टस या फिर उपकरण, अपार्टस या फिर उपकरण, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, यह जो फिलीफॉर्म उपकरण होता है वो विशेष प्रकार के जो रसायंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको निकालते हैं। और ये जो केमिकल्स होता है वो पराग नलिका जो होती है वो इसी रसायनों के गंध को पहचानती है। जो जो पराग नलिका है, पोलन ट्यूब है, वो इसी गंध, जो गंध को फिलीफॉर्म अपार्टस निकालेगा ना, उसकी वो पहचान लेती है, और उसी से वो है उसी दिशा की ओर बढ़ती है। और यही जो क्रिया होती है इसको जो है वो केमोट्रोपिज्म या फिर रासायनिक अनुवर्तन जो है वो कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है वो रसायन निकालता है, केमिकल्स जो है वो निकालता है, और यही केमिकल्स के गंध को देखते हुए इसका ऑर्डर जो है, इसका जो गंध है, इसी गंध को देखते हुए, इसी गंध के फॉलो करते हुए जो है वो पोलन जो ट्यूब होता है, इसी गंध को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, रसायन अनुवर्तन इसको कहा जाता है, रसायन अनुवर्तन।
तो ये आपको ध्यान रखना है। रसायन अनुवर्तन कभी भी सवाल आए तो यही होता है, जो फॉलीफॉर्म अपार्टस होता है, जो फॉलीफॉर्म उपकरण होता है, वो एक गंध छोड़ता है। यही गंध को सूंघते हुए जो पॉलन ट्यूब होती है, यही रसायनों को सूंघते हुए आगे बढ़ती है और जो फीमेल गैमेट्स की ओर आगे बढ़ जाती है। और आगे चल के जो है वो इसी प्रकार जो है वो सिनर्जिड्स जो पराग है, सिनर्जी जो है वो पराग नलिका को अंडा कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। यही जो सिनर्जिस्ट है, इसको हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हो, सिनर्जिड्स। सिनर्जिस्ट जो है वो पहुंचा देती है। तो आपका हेल्प करने वाला कौन सा होगा? सहायक कोशिकाएं होंगी, सिनर्जिस्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडोस्पर्म की बात कर ले। इंडोस्पर्म क्या होता है? तो इंडोस्पर्म जो होता है वो निषेचन के बाद बनता है और विकसित हो रहे भ्रूण को ये पोषण देता है। तो ये इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? तो ये आफ्टर निषेचन बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो सीधी सी बात, हम निषेचन लिख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन के बाद बनता है। काम क्या करता है? तो ये जो इम्ब्रॉय होता है, जो भ्रूण होता है, उसको क्या करता है? उसको पोषण देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। ये इसका काम हो गया। उसके बाद एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इन सेल्स का क्या काम है? तो ये सेल्स जो होती हैं वो भ्रूण कोश, जो एम्ब्रॉय सैक होता है, उसके ऊपर सिरे पर होते हैं और यह जो है वो निषेचन के बाद जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो क्या होता है? एम्ब्रॉय सैक के ऊपरी सिरे पर होता है। एम्ब्रॉय सैक भ्रूण कोश के ऊपरी सिरे पर होता है। ऊपरी सिरे मतलब टॉप पे होता है, और जैसे ही निषेचन होता है उसके बाद जो है वो ये नष्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये नष्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एंटी पोडल सेल्स ये कहलाती हैं। कभी भी आगे सवाल। बाकी स्टाइल आपको पता है, यह स्त्री केसर की वह नली होती है जिससे होकर पराग नलिका जो होती है वो नीचे आती है, पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे आती है, लेकिन अंतिम निर्देशन जो है वो ओव्यूल के अंदर जो है वो सिनर्जिस्ट ही करती है। स्टाइल का केवल और केवल रास्ता दिखाना इस मामले में काम है कि पराग नलिका जो है वो नीचे की ओर है, लेकिन सारा का सारा काम जो है वो सिनर्जिस्ट ही करती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी अपरेटस कहा जाता है, इसको बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया है? तो व्हाट इज द नेम गिवन टू द फ्लैट स्टैक्ड सैक दैट मेक अप द गोल्जी अपार्टस? गोल्जी अपार्टस जो है वो किससे बना हुआ होता है? कौन जो है वो गोल्जी अपार्टस को बनाता है? जो कि चपटी तस्तरी नुमा थालियों थैलिए जैसी जो संरचना होती है, जो एक के ऊपर एक जो है वो ऐसे ऐसे रखी हुई होती है, ऐसे ऐसे करके जो है वो बनी हुई होती है। ये जो आपसे यही इसी बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उस थैली का जो है वो क्या नाम है? तो इस थैली का नाम जो होता है वो सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिस्टर्नी इसका आंसर होता है। तो गोल्जी उपकरण को कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस को सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। सेल का ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसे कहा जाता है। इसे पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है। सेल का इसे पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है। पैकेजिंग पैकेजिंग सेंटर इसे बोला जाता है। सेंटर इसे कहा जाता है। यह जो है वो समानांतर रूप से व्यवस्थित चपटी थैलियों से मिलकर बना हुआ था। ये जो थैलियां है ना, ये एक हो गया, दो हो गया, ऐसे करके मिलकर बना हुआ है। इन चपटी जो थैलियां होती हैं, फ्लैटेड जो सैक्स होती हैं, इनको जो है वो सिस्टर्नी कहा जाता है। इनको जो है वो क्या कहा जाता है? इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। हमने जब क्लास में बताया था, बायोलॉजी में जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे इस बारे में चर्चा की है मैंने। इसका जो है वो ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया प्रोटीन और लिपिड्स को पैक और मॉडिफाइड करने का काम करता है। इसका मेन जो फंक्शन है, इसका मेन जो काम है वो क्या है? तो इसका मेन काम होता है इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जो कि रफ और स्मूथ दोनों होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, वहां से प्रोटीन बनता है। तो ये जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया हुआ जो भी प्रोटीन होता है,
जो भी प्रोटीन होता है और जो भी लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मतलब फैट, तो प्रोटीन और लिपिड्स का क्या क्या करता है इनको, तो इनको जो है वो पैक कर देता है, इनको पैक करता है, और पैक करने के साथ ही साथ इनको जो है वो मॉडिफाइड करने का काम करती है, इनको जो है वो मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाई जो है वो करता है। तो ये जो है वो गोल्गी अपरेटस का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। क्रिस्टे की बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टे जो है वो क्या होता है। तो यह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में घुमावदार मोड़ होता है, जो कि ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो सिस्टे की बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में फोल्ड है। फोल्ड मतलब क्या होता है, फोल्ड मतलब होता है घुमावदार मोड़। तो फोल्ड होता है किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है फोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसकी आंतरिक झिल्ली होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होता है, आंतरिक झिल्ली जो होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, इनर मेम्ब्रेन होता है, वहां पे जो फोल्ड्स होती हैं वहीं पे ये रहता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका सीधा सा काम है, एटीपी का जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा किस फॉर्म में होता है, तो एटीपी के फॉर्म में होता है। अब ये एटीपी जो होता है, एटीपी के उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाता है, तो एटीपी के प्रोडक्शन का, एटीपी के उत्पादन का एरिया बढ़ाता है, एटीपी के उत्पादन का क्षेत्रफल ये इंक्रीज करता है। तो बस इसका इतना ही काम है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है थैलेकॉइड्स। देखो थैलेकॉइड जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, 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 ऐसे। ये जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये जो थैलेकॉइड जो हमारी होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, जिनको आप हरित लवक बोलते हो, हरित लवक। हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी संरचना ये होती है, जो कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो डार्क और लाइट दो प्रकार की होती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो भी लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन जो होता है, उस लाइट रिएक्शन को करवाने में ये हेल्प करवाता है। लाइट रिएक्शन जो है वो यहीं पे होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, थैलेकॉइड्स भी, और आपको सिस्ट्स भी समझ में आ गया। तीसरी जो आपका आती है, वेसल्स आती हैं, पुट्टिकाएं आती हैं। तो ये छोटे छोटे गोलाकार थैलियां होती हैं, जो कि गोल्जी एपरेटस के किनारे से टूटकर जो है वो बाहर निकलती है, और पैक किए गए माल को ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये सीधा इसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैक्ड माल ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैक्ड माल ऑफ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एस्टरो, एस्टरो का निर्माण जो है वो खाली स्थान की अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, एस्टर के बारे में सीधा पूछ रहा है कि एस्टर्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो मीठी और फलों जैसी सुगंध देने वाला एस्टर होता है, तो उसका फॉर्मेशन जो है वो किस रसायनों के बीच जो है वो, किस रसायन के बीच जो है वो, किस माध्यम में ये अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाता है, कंडीशन क्या बनती है, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल है उसके साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, तो एस्टर और पानी बनता है। तब जाके हमें एस्टर और पानी जो है वो मिलता है, एस्टर प्लस वाटर हमें मिलता है, इसके साथ ही हमें पानी जो है वो मिलता है। और इसी प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, एस्टरीकरण इसको कहा जाता है। यदि हम इक्वेशंस में बात करें तो एक जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ले लेते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, COOH। ठीक है, ये एसिड हो गया। अब इसके साथ हम अल्कोहल मिला रहे हैं,
एल्कोहल मिला है तो एल्कोहल का ग्रुप OH हम ले ले रहे हैं। एल्कोहल हो गया। अब ये रिएक्शन करवाता है तो ये इन्वर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा सी डबल ओ एस्टर बनेगा, और उस एस्टर के साथ ही साथ ये जो है वो एस्टर बना, और इस एस्टर के साथ ही साथ जो है वो H2O जो है वो वाटर बनता है। H2O जो है वो बनता है। तो ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऐसे चलता है। तो यह अभिक्रिया जो है वो बहुत धीमी और रिवर्सिबल भी होती है। मतलब इससे एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी बन सकता है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर भी बन सकता है। दोनों रिवर्सिबल होता है। स्पीड काफी धीमी होती है। स्पीड जो होती है वो धीमी होती है, स्लो होती है। स्लो रिएक्शन है ये। ठीक है। इसे तेज करने के लिए, इसे तेज करने और पानी को सोखने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, और इस कैटलिस्ट के रूप में H2SO4 है, इसके कुछ बूंदों को डाला जाता है। तो चूंकि स्लो रिएक्शन है तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो उत्प्रेरक के रूप में जो हम H2SO4 को यूज करते हैं, H2SO4 को यूज किया जाता है। ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिस कारण से जो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम होती है, और वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को चाहिए यहाँ पे। उसकी कुछ बूंदों डालोगे तो वो जो है वो एसिडिक मीडियम इसको दे देता है, और जो है वो निर्जलीकरण एजेंट होने के कारण जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसके रूप में भी काम करके पानी को हटा देता है, जिससे अभिक्रिया जो है वो बहुत तेज हो जाती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा कि अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और अम्ल। अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम कौन दे रहा है, अम्लीय माध्यम जो दे रहा है यही तो H2SO4 दे रहा है। H2SO4 ही अम्लीय माध्यम दे रहा है ना, उत्प्रेरक के रूप में जो काम कर रहा है, जो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में काम करके इसको दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अस्थाई परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पी, अस्थाई परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पी जो होता है वो पादपों की बृहत आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से यह वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवांशिक विविधता अब तक उसके दीर्घकालिक अतिजीविता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एकदम क्वेश्चन को काफी आसान भाषा में काफी डिटेल से समझते हैं। इंग्लिश पढ़ देता हूं। इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ग्रोइंग स्वीट पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट है जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में हम ग्रो कर रहे हैं अंडर स्टेबल कंडीशन, एक स्टेबल कंडीशन में, एक जो है वो स्टेबल कंडीशन, ऐसा नहीं है कि कुछ वहां पे दिक्कत हो रही है, जो कंडीशन उसको चाहिए उसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में हम बहुत ज्यादा मात्रा में स्वीट पी है, जो स्वीट पी के प्लांट्स हैं उनको जो है हम ग्रो कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड वाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रूशियल है फॉर देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्यों ये जरूरी है, उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी ये समझ में आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में पौधे, खास करके हमें स्वीट पी के बारे में पूछा जाए, तो पौधे के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अलैंगिक जनन की तुलना में, लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन की तुलना में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जिसमें काफी ज्यादा विविधताएं होती है, तो ये क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वीट पी में जो है वो अप्रभावी एलिलोल भावी पर्यावरणीय तनाव के विरुद्ध जो है वो प्रतिरोध पैदा कर सकता है। रिसेसिव एलेलील्स जो है वो स्वीट पी में कैन प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये हमारा यहां से आंसर बनेगा। इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान भाषा में मैं इसको समझाता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें क्रॉस ओवर करवाया जाता है, और जिन जो है वो स्वतंत्र अपवूहन होता है, जिससे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे पैदा होती है। यही जेनेटिक डाइवर्सिटी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो विविधता एक प्रकार की क्या है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। जितना ज्यादा आप डाइवर्स होगे पर्यावरण के प्रति, आप उतना ज्यादा जो है वो अडेप्टिव होते चले जाओगे। तो जैसे आप ज्यादा लोगों के साथ मिलके रह सकते हो, तो वो आपके लिए आसान होगा ना, आप कहीं भी जाके रह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा लोगों के साथ नहीं रह पाते, उनकी लड़ाई हो जाती है, या फिर वो जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करना है तो आपको डाइवर्स तो होना पड़ेगा ना। तो वही डाइवर्स होने में, वही डाइवर्सिटी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो आबादी जो होती है इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये विविधता काम करती है, और आबादी के जिन पूल के कई अप्रभावी एलील जो है वो छिपे रहते हैं, जो कि वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन भविष्य में अचानक कोई नई बीमारी यदि फैलती है, जलवायु बदल जाता है, या फिर कोई कीट जो है वो हमला कर देता है, पर्यावरण में कोई तनाव आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका जो हथियार है ना, अप्रभावी रिसेसिव एलील जो होता है, वो आपका हथियार के रूप में काम करता है, जिसको आपने यूज नहीं किया है। ऐसा मान के रखो कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, और आप जैसे ही आपकी बीमारी होती है ना, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काम करता है। तो वही जो है वो रिसेसिव एलील होता है। जब पर्यावरणीय तनाव आएगा तो ये जो है वो काम करेगा। तो इन्हीं छिपी हुई जिनों में से कोई एक जो है वो उस बीमारी के खिलाफ जो है वो प्रतिरोधक क्षमता आपको दे देगा, जिससे कम कुछ पौधे तो बच जाएंगे, और आपकी प्रजाति जो है वो विलुप्त नहीं होगी। मतलब आपका जो है वो परिवार बर्बाद नहीं होगा। आपका खर्च जो है वो इंश्योरेंस के जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा उससे आपका इलाज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम एग्जाम्पल से समझाया है, ये समझ में आना चाहिए। वहीं हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन से जो भी क्लोन्स बनते हैं, यदि कोई बीमारी आती है तो सभी पौधे एक साथ मर जाएंगे, क्योंकि सबका डीएनए तो एक है, उसमें कोई डाइवर्सिटी है ही नहीं। तो इस कारण से स्वेट पी जो होते हैं, वो रिसेसिव एलील जो होते हैं, उनके कारण उनको रेसिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड होता है, क्योंकि फ्यूचर जो जो भी स्ट्रेस आए, फ्यूचर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आए, तो उससे वो बच सकें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट जो है वो बेसिकली जो फूड होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, जाइलम और फ्लोएम आप जानते हो, लेकिन जाइलम और फ्लोएम भी कई सारे पार्टों में डिवाइड होते हैं, दोनों चार चार पार्टों में डिवाइड होते हैं। और आपको पता है कि जो फूड होता है प्लांट का वो क्या है, वो सेलुलोज है। सेलुलोज है। तो सेलुलोज जो फूड होता है उसको पत्तियों से जड़ तक लाने का काम जो है वो कौन करता है। तो आपको पता है कि फूड फॉसे फ्लोएम, तो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम तो आपको आंसर में दे ही रखा है, फ्लोएम तो आंसर में दे ही। आप फ्लोएम का कौन सा पार्ट करता है ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक जटिल टिश्यू है, जो कि चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिसमें ये फ्लोएम जो होता है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली जो होती है वो सीव ट्यूब होती है, पहली जो होती है वो सीव ट्यूब कहा जाता है, सीव ट्यूब हो गया पहली। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनको जो बोला जाता है कॉम्पेनियन सेल्स कहा जाता है, तो ये कॉम्पेनियन सेल्स दूसरी हो गई। तीसरी जो कोशिका होती है उसको फ्लोएम पैरेन्काइमा कहा जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहा जाता है, तो ये तीसरी सेल्स हो गई। चौथी जो सेल्स होती हैं उनको फ्लोएम फाइबर बोला जाता है, फ्लोएम फाइबर बोला जाता है। तो ये चार टाइप के फ्लोएम जो है वो होते हैं। इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। तो सीव ट्यूब जो हमारा है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, ये रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सीव ट्यूब जो होता है वो लंबी पाइप जैसी कोशिकाएं होती हैं, जिसके सिरे जो होते हैं वो छलनी, सीव मतलब छलनी हुआ ना, जो आटा चालने के लिए, खाना बनाने से पहले आटा जो चालते हो ना, आटा गूंथने से पहले, तो वो जो जिसके सिरे में छलनी लगी होती है, और वही जो छलनी है वो उसको जो है वो छिद्रित होता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तो यही जो है वो फूड का वास्तविक प्रभावी है। प्रवाह इन्हीं सीव ट्यूबों के माध्यम से ही होता है। तो सीव ट्यूब में जो है वो कई सारे छेद होते हैं, और इन्हीं छेदों के माध्यम से जो है फूड ट्रांसफर होता है। तो आपको सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब या फिर सीव एलिमेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि हम कंपेनियन सेल के बारे में बात करें तो सीव ट्यूब के पास अपना जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। सीव ट्यूब्स होते हैं, इनका अपना जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, इनका अपना अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अपना केंद्रक इसके पास नहीं होता है।
न्यूक्लियस अपना इसके पास नहीं होता है, इसीलिए इसके बगल में ही जो है वो सह कोशिकाएं, जिसको कैंपेनियन सेल बोल रहे हैं, वो अवेलेबल होता है। और सीव ट्यूब को जीवित रखने के लिए और उसे भोजन को लोड या फिर अनलोड करने के लिए एटीपी और जो जो भी डायरेक्शंस होती है वो सारा यही देता है। लेकिन भोजन को बहता हुआ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सीव ट्यूब करता है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब को जो है वो क्या करता है, पोषण देता है। सीधी सी भाषा में पोषण देता है, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। इतना ही जानना है बस आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। मानव जो होता है, मानव मादाओं में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी विफलता की स्थिति में जो डिंब वाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन फेल्योर, यदि फर्टिलाइजेशन जो है वो फेल्योर हो चुका है महिलाओं में, इन ह्यूमन फीमेल, तो व्हाट इज द लॉन्गटिविटी पीरियड ऑफ एग। एग का कितना पीरियड होता है, कितने पीरियड तक एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जीवित रह सकता है, उसमें जीवित रह सकता है। तो मानव का जो मादा मादा जो महिलाएं होती हैं वो उनके शरीर में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एक एग जो होता है ना, जिसको ओवा कहा जाता है, तो एक एग जो होता है वो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। वो एग जो है वो एक एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अंडाशय से जो है वो अंडा निकलता है, ओवेरी से। ठीक है, ओवेरी से अंडा जो है वो निकलेगा। और वो अंडा कहाँ जाएगा, ओवेरी से निकल के वो अंडा निकलता है और जो है वो अंडा फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में जो है वो चला जाएगा, जिसको डिंब वाहिनी कहते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि ये जो फेलोपियन ट्यूब में अंडा जाएगा कहाँ से निकल रहा है, तो ये अंडाशय से निकल रहा है, ओवेरी से निकल रहा है, अंडाशय। सवाल ये सब बहुत पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो ये एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक जीवित रहेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक यह जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए जीवित रह सकता है। नॉर्मल सा सवाल है और बहुत आसान सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 दिन तक बस जीवित रहता है। 1 से 2 दिन तक बस जीवित रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लाइफ स्पैन ऑफ एग, सीधी सी बात है कि एग का लाइफ स्पैन पूछ रहा है। लाइफ स्पैन ऑफ एग, यही एग का लाइफ स्पैन से सवाल ये था। तो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद जो है वो ये किससे मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में ही ये आके जो है वो स्पर्म से मिलेगा। स्पर्म से मिलेगा और स्पर्म और एग जो है वो दोनों किस जगह पे मिल जाएंगे, स्पर्म यहाँ एग आएगा, यहाँ स्पर्म आएगा और दोनों यहीं पे मिलके जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहीं पे स्पर्म द्वारा ये निषेचित होता है। लेकिन निषेचित होने के लिए केवल जो है वो 24 से 48 घंटे तक ये जीवित रह सकता है, मतलब 1 से 2 दिन तक ही ये जीवित रह सकता है। फर्टिलाइजेशन यदि इसी 1 से 2 दिन के भीतर जो है वो इंटरकोर्स होता है और जो स्पर्म, यदि हेल्दी स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुंच पाता है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, तो 1 से 2 दिन के भीतर यदि पहुंचता है, जब ओवुलेशन हो चुका है मतलब 14वें दिन के आसपास, तो ये अंडा जो है वो नष्ट, डिग्रेडेशन नहीं होगा, वो जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यदि ये जो शुक्राणु जो है वो मिल गया, तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइज कर जाएगा और वहां से जाके फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो बच्चा के रूप में धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन अगर शुक्राणु नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो अंडा जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडा जो है वो डिजेनरेटेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बाद में गर्भाशय की जो परत होती है उसके साथ जो है वो पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये हमेशा होता है, पूरे 28 दिन है उसमें होता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें, ये तो हो गया लाइफ स्पैन ऑफ एग। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म क्या है। एग का तो आपको पता है 1 से 2 दिन होता है, लेकिन जो महिलाओं के अंदर जब स्पर्म जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म चला गया है, तो महिला के शरीर के अंदर शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकता है, इन फीमेल बॉडी, ये याद रखिएगा, इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी
महिला के शरीर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे ये कितने दिन तक रह सकता है? तो ये स्पर्म जो है वो 3 से 5 दिन तक जो है वो जीवित रह सकता है। 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। वहीं जो एग है वो कितने दिन तक रह सकता है? 1 से 2 दिन तक रह सकता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाए कि कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियां जो होती हैं, इनके साथ कौन सी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इंग्लिश में पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत आसान हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो एक कंपनी होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए की कॉपी बनने के लिए, वो ताकि वो इंश्योर कर सके कि फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डाउटर सेल, डाउटर सेल जो बन रहा है उसका फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो सके। आसान भाषा में समझाऊं तो एक कोशिका से दो पूरी तरीके से काम करने वाले फंक्शनल नई कोशिकाओं बनने के लिए डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, उसके बनाने के साथ साथ और क्या होना अनिवार्य होता है? तो ये क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस बनाना जरूरी है। क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस बनाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बनेगा। कोशिका विभाजन से पहले जो कोशिका होती है वो इंटरफेज से गुजरती है, और जिसमें जो है वो G1 S और G2 चरण होता है। आप 11th की एनसीईआरटी जब उठाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है। इस सेल डिवीजन में क्या होता है? इस सेल डिवीजन का जो पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है, उसको इंटरफेज कहा जाता है। इंटर फेज जो है वो कहा जाता है। इस इंटरफेज से क्या होता है? जब इंटरफेज गुजरती है तो इस इंटरफेज में कई सारे चरण होते हैं, जिसको सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल कहा जाता है। इसमें कई सारे चरण होते हैं। G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है। आगे इस बारे में डिस्कस कभी कर लेंगे जब आएगा, तो अभी जो जरूरी होगा बस उतना ही करेंगे। तो एस फेज जो होता है, उस एस फेज में केवल और केवल डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ये जो एस फेज आपको चल रहा है, इस एस फेज में क्या हो रहा है? तो ये यहाँ पे केवल और केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए जो है वो कॉपी हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है। तो रेप्लिकेशन, डीएनए का यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, केवल और केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यदि कोशिका जो है वो इसके बाद बंट जाए, कोशिका जो है वो इसके बाद बंट जाए, तो नई कोशिकाओं के पास पर्याप्त माइटोकॉन्ड्रिया, पर्याप्त गोल्जी बॉडी, पर्याप्त जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म, ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है। यदि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन यदि कोशिकाएं सीधे इसके बाद बंट जाए, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया और सीधा यहीं पे सेल डिवीजन हो जाए, एक सेल से दो सेल बन जाए, तो क्या होगा ना, यहीं पे अगर सेल बन जाती है तो ना तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडी होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, तो कोई भी सेल ऑर्गेनल्स उसके पास होंगे ही नहीं। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे ही नहीं। इस कारण से जरूरी होती है कि एडिशनल सेलुलर अपैरेटस निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ एडिशनल सेलुलर अपैरेटस या फिर सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका निर्माण भी करना जरूरी होता है। उसके निर्माण के लिए G1 और G2 फेज जरूरी होता है। G1 और G2 फेज जो है वो इसी के लिए जरूरी होता है। तो G1 एंड G2 फेज जो होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को बनाता है। सेल ऑर्गेनल्स को बनाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो गोल्जी बॉडी, ये सब जो है वो बनाता है। ठीक है। ताकि दो नई जो संतति कोशिकाओं बनते हैं उनको जो भी इम्यून सिस्टम उनको चाहिए, उनको जो भी अपना एनर्जी चाहिए, वो सारा जो उसको खुद से मिल सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रह सके। तो इस कारण से ये जरूरी हो जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाए कि एक रेस कार जो है, एक रेसिंग कार है, वो विरामा अवस्था से शुरू होकर एक समान रूप से त्वरित होती है। ठीक है। एक कार है, एक रेस कार है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से। पहले जो है वो कार था, वो रेस्टिंग पोजीशन में था। पहले जो वो कार था वो किस पोजीशन में था? तो पहले वो कार रेस्टिंग पोजीशन में था। ठीक है। ये कार जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, सब कुछ जीरो है।
ठीक है, तो ये रेस्ट में है। अब वहां से ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है। अगर 4 है तो 8 बढ़ेगा, 8 है तो 12 बढ़ेगा, ऐसे करके यूनिफॉर्मली जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इफ द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, तो यदि कार जो है वो अपनी गति के पांचवें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करती है, तो 10वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। 10वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। तो ये आपसे पूछा रहा है कि 5वें सेकंड में यदि 22.5 मीटर चलती है, तो शुरुआत से 10 सेकंड में, क्योंकि कुल पूछ रहा है, कुल दूरी पूछ रहा है, तो शुरुआत से 10 सेकंड में कुल कितनी दूरी उसने तय की होगी। तो यहां पे आपको जो है वो पहला तो 5 सेकंड में आपको दिया हुआ है कि 5 सेकंड में कितना तय करेगा। आपको निकालना कितना है, तो अगला 5 सेकंड और निकाल देना है। अगला 5 सेकंड और निकाल देना है, मतलब टोटल जो है वो आपको 10 सेकंड जो है वो निकाल के यहाँ पे जब कार पहुंच जाएगी, तो आपको बताना है कि क्या डिस्टेंस उसने तय किया है। तो हमने बोला कि प्रारंभिक जो उसका वेग है, जो u है, वो विरामावस्था में है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन वो 5वें सेकंड में उसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो 5th सेकंड में उसकी जो दूरी है वो 22.5 है, ये तो आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो nवें सेकंड में एक्सेलरेशन निकालने के लिए nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए क्या होता है, Sn बराबर, ये डिस्टेंस है, Sn बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, ये गति का फॉर्मूला होता है। ठीक है, गति का फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, 22.5 है, ये 0 है। एक्सेलरेशन तो आपको निकालना है, और यहाँ पे जो है वो n इक्वल टू कितना रखना है, 5 रखना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको जो है वो इक्वेट करोगे तो 22 दूना 44 और 5 दूना 10 तो 45 हो जाएगा, और 9 पचे 45, तो ए बराबर कितना आ गया, एक्सेलरेशन बराबर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो आ गया वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि 10 सेकंड के बाद उसका पूरा जो है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस उसने तय किया होगा। तो फिर से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। एस बराबर क्या होगा, एस बराबर होगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो है वो एस निकालना है, यू हमको पता है कि 0 है, यू जो है वो हमको पता है कि 0 है। टाइम कितना है, टाइम है 10 है। अब 0 है तो किसी में भी 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि हाफ है, एक्सेलरेशन कितना हमने निकाला, 5 है, टाइम हमने कितना निकाला, 10 सेकेंड, तो 10 गुना 10 हो जाएगा। स्क्वायर किया जा रहा है तो 10 गुना 10 हो जाएगा। यहां से आप निकालोगे तो 5 से 2 से 5 करेगा तो 5 पचे 25, 25 गुना 2 250। तो आपका जो पूरा डिस्टेंस आएगा वो 10 सेकंड में 250 मीटर ये तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पार्टिकल जो है वो 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियन के कोणीय वेग से गति कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक जो है वो कण है जो 1.5 मीटर त्रिज्या वाला, 1.5 मीटर रेडियस वाला वृत्त में 3 रेडियन पर सेकेंड, मतलब रेडियन क्या है, एंगल है, कोण है, उसके कोणीय वेग से यह गति कर रहा है। तो इसके रेखीय वेग जो होता है, इसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, उसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी भाषा में समझाऊं तो एक कण जो है वो 1.5 मीटर त्रिज्या वाले एक गोल रास्ता पर 3 रेडियन पर सेकेंड की गति से घूम रहा है। तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है और उसका एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, उसमें रेशियो आपको बताना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें r बराबर 1.5 दिया हुआ है, हमें जो है वो r बराबर 1.5 दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ हमें जो है वो कोणीय वेग जो दिया हुआ है, जिसको ऐसे w से लिखा जाता है, w पढ़ा नहीं जाता इसको, वो जो है हमें 3 रेडियन दिया हुआ है, 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है रैखिक वेग और कोणीय वेग के बीच जो संबंध होता है, रैखिक वेग जो होता है उसको ऐसे v से डिनोट करते हैं, इस टाइप का v होता है उससे डिनोट करते हैं। तो ये रैखिक वेग हो गया। अब इसको r हो गया, r इंटू ओमेगा होता है। आप लूसेंट की किताब देखोगे ना, उसमें ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन आप जब v करोगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 3,
तो 5 15 × 45 तो 4.5 आ गया। 4.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका लीनियर वेलोसिटी आ गया। लीनियर वेलोसिटी आ गया। अब दोनों के बीच का रेशियो हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो आ गया 4.5 और दूसरा है 3 है। ये जो ओमेगा और डब्लू के बीच ही तो आपसे जो है वो पूछा जा रहा है ना, कि दोनों के बीच जो है वो रेशियो क्या हो रहा है। तो आप जब रेशियो निकालोगे v इंटू किसके किसके रेशियो पूछा रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, यही तो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। तो हमें निकालना है ये वैल्यू, हमें जो है वो इसी वैल्यू को निकालना है और इसका रेशियो जो है वो हमें इससे निकालना है। तो ये 3 है और ये 4.5 है। तो इसका जब आप रेशियो पूरा निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 3 से इसको लगाओगे तो ये इधर से जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 45 है, ये 30 है। 45 है या 30 है, तो 5 से हो जाएगा 5 नमा 45 और 5 से हो जाएगा 30, 5 36। तो उसके बाद 45 9 हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 तिया 9 और 3 दूना जो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 3:2 इसका हमारा आंसर बन जाएगा। 3:2। ठीक है, यदि शॉर्ट में आप इसको समझना चाहे तो सीधा सूत्र लगा दोगे आप, रो इंटू आर इंटू डब्ल्यू। इससे हम याद रखेंगे और इसी से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा पार्ट नंबर 1, जहां पे हमने ओनली 20 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया है, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो जाए। 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। तो 20 क्वेश्चन ही हम देख पाए हैं। हमें 225 जो सवाल है उनको देखना है। एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए आप मुझे बताओ। वीडियो के लास्ट तक आप पहुंचे हो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन कैसा है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग और करना है, कैसे करना है। आप मुझे कुछ सजेशन आपका हो तो बता सकते हो। बाकी मैंने आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।